हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बार ग्राफ के कितने टाइप होते हैं और डेटा को कैसे रीड करना होता है। अलग अलग तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, उसमें दोस्तों बार ग्राफ के कई सारे हमने फिगर्स देखे होंगे। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आपको बता दूं कि आज जो हम सिस्टम सारा करने वाले हैं, ये दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड, ये एक बुक है जो कि ऑलिव बोर्ड ने लॉन्च किया है और इस बुक का जो चैप्टर 1 होगा उससे हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो बार ग्राफ है, बार चार्ट्स हैं, इसमें सिंगल बार ग्राफ और कंपाउंड, इसी तरीके के सारे हम यहाँ पर स्टैक वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपके उन्हें सवाल आ रहा होगा कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये बुक बिल्कुल बिगिनर वाली नहीं है, ये एक एक्सपर्ट लेवल की बुक है। अगर आप अपने किसी भी SBI मेंस, IBPS PO मेंस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये बुक काफ़ी आपकी हेल्प करेगी। अगर आप देखोगे इसमें जो सेक्शंस बने हैं उसमें क्या है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 3 सेक्शन आपको दिए गए हैं। तो जो सेक्शन 1 है वो आपका है बेसिक चार्ट के लिए, ठीक है, इसमें केवल बेसिक चार्ट दिए गए हैं। और जो सेक्शन 2 है इसमें क्या है कि जो आपका डेटा कंपैरिजन है और जो डेटा सफिशिएंसी इसको दिया गया है। और जो सेक्शन 3 है ये आपका एडवांस है, इसमें क्या है, एक आपका मिक्स ग्राफ के ऊपर चैप्टर पूरा दिया है, अरिथमेटिक DI के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। और जो एडवांस लेवल के चार्ट्स हैं इसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 ये काफ़ी हाई लेवल है। और फिर इसके बाद में इन्होंने प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। और जो बेसिक चार्ट है इसमें सारे ग्राफ के बारे में, जैसे कि बार क्या है, लाइन क्या है, पाई चार्ट क्या है, बैंड डायग्राम, पैराग्राफ बेस केसलेट DI, टेबलर DI, रडार, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये बुक बढ़ती है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले मैं जैसा आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो बार चार्ट क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, ये बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या जो फिगर्स ग्राफ्स यूज़ होते हैं ये क्यों होते हैं। तो पहले आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। सपोज आप करिए कि एक ये सर्किल बना हुआ है, ओके, इस सर्किल के अंदर बहुत सारे मैंने डॉट्स बना दिए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे डॉट हैं, ओके। अब क्या है कि कोई भी पर्सन आएगा वो इन डॉट्स को रीड करेगा, ठीक है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 5 है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर सपोज कर लो इतने सारे सेगमेंट इस सर्किल में दे रखे हैं। अब क्या होता है कि डेटा जो इंटरप्रिटेशन है इसमें क्या है कि हम जब क्वेश्चंस को देखते हैं तो इसमें हमें एक ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटा का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और कई बार हम ये देखते हैं कि हमें टेबुलर ग्राफ दे दिया जाता है, उसमें डेटा होता है। तो आप ऐसा समझें कि कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक तरीके से जैसे कि आपको दे दी गई हो एक ग्राफ फॉर्मेट के अलावा, लाइक जैसे हमने देखा कि पैराग्राफ में दे दी गई हो, ओके, या फिर कहीं पर रखी हो, लेकिन अगर उसी इंफॉर्मेशन को हमें विजुलाइज करना हो, देखना हो, तो अगर हमें कोई ग्राफ बनाकर दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, समथिंग इन्फॉर्मेशन बढ़ते हुए क्रम में ऐसी है। अब जैसे मैं कह दूं 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, अगर मैंने इसी इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से दिखा दिया ऐसे करके, ठीक है, तो क्या है कि पहले 10 वैल्यू थी, फिर 12 हो गई, फिर 14 हो गई, फिर 16 हो गई। तो अल्टीमेटली आप कंपैरिजन बड़ा इजी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू स्टार्ट हुई है वहाँ से लेकर ऊपर जाने में यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो आप इस डाटा को एक एक करके रीड करोगे, लेकिन जब आप DI के टर्म्स में इसको देखोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ सारी चीज़ें हमें एक जो है पाथ में दिख रही हैं, ओके। तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी समथिंग कुछ इस तरीके का होता है कि हमें वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ओके। अब हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे कि जो सिंगल बार चार्ट है इसमें क्या है कि पॉजिटिव वैल्यूज के साथ में ये दिखाया गया है। देखो पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरीके से ग्राफ को देख रहे हैं तो जो भी डेटा जैसे 0 है, जो 0 के ऊपर वाला यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा इस फॉर्मेट में, ठीक है, ये 20 हो गया, 40 हो गया, ये 60 हो गया, तो इस तरीके से। लेकिन अगर वहीं पर -20 वैल्यू आ जाएगी तो ये ग्राफ नीचे आएगा, तो ये निगेटिव वैल्यूज में होता है, ओके। तो यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव वैल्यूज के साथ में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आपको बनेगा। यहाँ पर क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है जिसमें स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5 है, ओके। अब ये डेटा दिया गया है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्मेट में दिए गए हैं, स्टैंडर्ड 1 में,
2 में, 3 में, 4 में और 5 में, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि क्या सबसे जरूरी चीज़ है। सबसे जरूरी चीज़ होती है डेटा को रीड कैसे करना है। देखो आप ये देख पाओगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा और आपको एक एक चीज़ बहुत ही क्लियर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो दोस्तों 0 बना हुआ है, आप देखोगे ये 0 है और ये 10 है। 0 और 10 के बीच में कितनी लाइन है? 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है। तो मतलब जो एक बॉक्स बनेगा 0 वाली लाइन से लेकर ये ऊपर वाला, तो इस बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली 2 होगी। इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2। तो जब 10 तक आप पहुंचोगे तभी तो आप 10 पहुंच पाओगे। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैप ऑफ मार्जिन है वो दोस्तों 2 का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे किसी वैल्यू को रीड करेंगे? जैसे अगर मैं ये देख लूँ कि स्टैंडर्ड 1, तो देखो ये पूरी पूरी 40 पर आ रही है, तो इसको तो आप 40 रीड कर दोगे कि स्टैंडर्ड 1 जो है वो 40 है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड 2 देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये जो 40 है 40 के ऊपर एक लाइन और जा रही है, ठीक है, छोटी सी लाइन। तो इसको हम रीड करेंगे, जो स्टैंडर्ड 2 है वो कितना है? ये है 42, ठीक है। स्टैंडर्ड 3 देखोगे तो ये यहाँ पर 50 आ रहा है, इसके बाद में एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 50 और 6 56 हो गया। ये आपका स्टैंडर्ड 3 हो जाएगा। एक बार आप मुझे बताओ कि जो स्टैंडर्ड 4 है इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है। मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपको ये इजिली समझ में आ जाए। स्टैंडर्ड 4 और स्टैंडर्ड 5 दोनों की वैल्यूज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये ग्राफ का डेटा रीड करना समझ में आ रहा है क्या। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके अगले टाइप पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमने बहुत अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन केवल मैं यहाँ पर डेटा के रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा कि वैल्यूज कैसे होती हैं, फिगर्स किस तरीके से ड्रॉ किए होते हैं और इनको कैलकुलेट कैसे करना है। कई बार आपसे पूछ जाएगा कि यहाँ पर स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 3 के साथ रेशियो क्या है, व्हाट परसेंट मोर देन है दिस वन, स्टैंडर्ड 1 की तुलना में स्टैंडर्ड 3 की जो वैल्यू है वो कितने परसेंटेज अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको हम बाद में करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो सेकंड वाला, ये आपका बेसिकली क्या है, इसमें क्या है कि सिंगल बार चार्ट है विद पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज। यहाँ पर क्या था, विद पॉजिटिव वैल्यूज। अब इसी के साथ में पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज वाला ग्राफ जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव और निगेटिव वाली वैल्यूज का ग्राफ ये है। अब आप यहाँ पर देखना ध्यान से, इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली वैल्यू आपकी हो गई 0 की, इसके नीचे -1, -2, -3, -4 सेम चलेगा। ये ग्राफ आपका माइनस में जाएगा, ये ग्राफ आपका पॉजिटिव में जा रहा है, तो इसमें कोई भी चीज़ कंफ्यूज नहीं आपको करने वाली है। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख लो, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी एफ। तो अगर मैं देखूँ, ये तो कंपनी ए हो गई, ये कंपनी बी हो गई, ये कंपनी सी, ठीक है, कंपनी डी ये हो गई, कंपनी ई ये वाली हो गई और एफ ये वाली हो गई। और यहाँ पर हम इसलिए ये भी समझ पा रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो तो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और जो लॉस होगा वो आपकी निगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इस ग्राफ में ही बताया था कि ये अल्टीमेटली एक सिंगल बार चार्ट है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज दी गई हैं। तो इस तरीके से कभी ग्राफ आ जाए तो आपको डेटा इस फॉर्मेट में ही रीड करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर जो ये आपको ग्राफ दिख रहा है ये है कंपाउंड बार चार्ट, ठीक है। अब देखो कंपाउंड बार चार्ट का मतलब क्या है। कंपाउंड बार चार्ट को पहले मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें लिखा है इन अ कंपाउंड बार ग्राफ डेटा अबाउट 2 ऑफ मोर कैटेगरीज ऑफ द सेम डेटा इज गिवन हेयर। ओके, मतलब आप इस तरीके से समझो कि अगर हमें कहीं पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, ये आपका मेन डेटा है और इसके अंदर अगर हम कैटेगरी बना दें कि मेल और फीमेल, इस डेटा को अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें इसी बार फॉर्मेट में, ठीक है, तो वो हमारा ये कंपाउंड बार चार्ट के अंतर्गत में अरेंज होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखो, इसमें क्या क्या दिया गया है, 4 पार्किंग के लॉट्स हैं जिसमें ए, बी, सी और डी। मतलब आप ऐसा समझ लो कि 4 पार्किंग के एरियाज हैं। पार्किंग ए यहाँ पर हो रही है, बी में हो रही है, सी में हो रही है और डी में हो रही है। अब पार्किंग ए के अंदर 2 व्हीलर भी हो रहे हैं और 4 व्हीलर भी हो रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के अंदर मेल और फीमेल हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मेल और फीमेल के डेटा को भी ऑर्गेनाइज करके दिखाया जा सकता है। तो ये आपका कंपाउंड बार चार्ट होता है। अब इसमें क्या है, कई बार हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो डेटा को रीड आपको कैसे करना है। अगर हम हमसे पूछ लें कि जो पार्किंग लॉट है, पार्किंग लॉट बी के अंदर जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के बीच में डिफरेंस कितना है। पार्किंग लॉट बी के अंदर
टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो है इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो देखो जो टू व्हीलर है वो तो ये वाला है, फोर व्हीलर है जिसमें डॉट डॉट दिया गया, तो ये वैल्यू कितनी है 30 है और ये वैल्यू कितनी 20, तो 30 माइनस 20 दैट इज 10, तो ये आपकी निकल कर आ जाएगी। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपके रेज दोस्तों होते हैं। अब आप ये देख लो एक बार स्टेक्ड बार, ठीक है, स्टेक्ड बार को किस तरीके से रीड करना होता है इसके बारे में मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इन अ स्टेक्ड बार जो क्या होता है डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो आपको नहीं दी होती हैं साइड बाय साइड, लेकिन एक ही जो है लाइन में हमें सारी चीज़ें दिखा दी जाती हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो आपको कंपनीज दी गई हैं PQRS, तो जैसे देखो PQRS ये आपको कंपनीज दी गई हैं। अब हर एक कंपनी के अंदर ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो जैसे आपको ये वाली जो लाइनें बनी आ रही हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपका एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहेंगे, ठीक है। एक आपका ये वाला भी आ रहा है जिसके अंदर बहुत सारे डॉट बने हुए हैं, ओके। एक आपका ये डिपार्टमेंट है जो कि आपका टेक डिपार्टमेंट है। इसके बाद ये बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है, ये ब्लैंक डिपार्टमेंट जो है आपका ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है। और एक आपका डिपार्टमेंट ये वाला बना है जिसके अंदर इस तरीके से लाइनें बना रखी हैं, तो ये आपका अदर्स वाला है। तो आपने देखा कि यहाँ पर पी कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है जिनको यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसी वजह से ये स्टैक फॉर्मेट में, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर इसका नाम रखा है स्टैक्ड बार, ठीक है। तो इसमें डेटा है बहुत इजली है, आप आसानी से इसमें रीड कर सकते हो। अब जैसे इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से बनेगा, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑपरेशंस इन कंपनी पी, तो अगर मैं पी की बात करूँ इसमें ऑपरेशंस वाला कौन सा है, ये जो आपकी लाइंस हैं, एक आपका सबसे पहला वाला मैंने आपको बताया मार्केटिंग है, फिर आपका एक था टेक वाला, ठीक है, और जो बिल्कुल ब्लैंक है वो आपका ऑपरेशंस है। तो आपको ब्लैंक निकालना है। देखो इन दोनों के बीच में ये वाला ब्लैंक होगा ना, ये 800 तक लाइन जा रही है और लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 400 के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैं एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझूं कि एक लाइन का क्या मतलब यहाँ पर है, वो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। अब जैसे 0 ये हो गया, 200 हो गया, 0 से 200 के जो यहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक लाइन जो है वो 20 पॉइंट की कहलाएगी। अगर मुझे ये वाली चीज़ निकालनी है तो देखो ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ से लेकर अगर मैं इस वाली लाइन से 400 वाली लाइन से 800 तक देखता तो मुझे पूरा 400 मिल जाता, लेकिन ये 2 पॉइंट और आपके कम हो जाएंगे, तो 40 पॉइंट आप कम कर दो, 400 में से 40 कम कर दो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 360। तो ये जो पी के अंदर आपका जो ऑपरेशंस वाली वैल्यू है, ये वाला जो सेक्शंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला वाला आपका मार्केटिंग है, फिर ये आपका ये टेक है, फिर ये ऑपरेशंस है और ये फिर आपका अदर्स है। तो ऑपरेशंस की वैल्यू जो है ये 360 इस फॉर्मेट में आ जाएगी। आपको रीड करना एटलीस्ट दोस्तों आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। इसी का ही एक टाइप होता है 100% वाला, मतलब हम ये कहें कि ये आपका 100% स्टेक्ड बार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देखना थोड़ा सा। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि जो प्रीवियस वाला ग्राफ था उसमें हमारी वैल्यूज दी थी, यहाँ पर 100% हमें परसेंटेज दिया गया है। अगर मैं पी की बात करूँ तो इन सबको मिलाकर ये आपका 100% बनेगा। इसी तरीके से इसको देखोगे ये भी मिलाकर 100% आपका बनेगा। तो इसमें क्या है कि पी के अंदर ये वाला जो सेक्शन है ब्लैक वाला दिख रहा है, ये मार्केटिंग है, ये यहाँ तक आ रहा है। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे देखना है, देखो ये जो 10 के बीच में ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, 5 और 5 10, ये 5 का होगा, ये 5, तो एवरी गैप जो हर एक गैप होगा वो आपका 5 का कहलाएगा। तो अगर मैं पी के अंदर इस मार्केटिंग की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 25%। अब आपसे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो आर के अंदर 600 हैं, ठीक है, आर कंपनी के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर 600 हैं, तो आप इसमें बताओ कि जो टैग एम्प्लॉय हैं कंपनी में वो कितने होंगे। अब देखो टैग एम्प्लॉय आपके वाइट वाले हैं, तो ये वाइट वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये कैसे निकालोगे, अब आप अगर यहाँ पर देखोगे, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो देखो एक लाइन 2 3 और 4, ये कितना हो गया 20% हो गया। तो 20% इस 600 का निकाल दो, कितना आ गया 120, दैट इज़ द राइट आंसर यार, ठीक है, ये आपका निकल कर आ जाएगा। अब क्या है, कई बार आपको वैल्यूज़ भी दे दी जा सकती हैं किसी भी फॉर्मेट में। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पर रेज करता हूँ, इफ़ द, आप इसको नोट भी कर लें, इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अदर्स इन कंपनी एस इज़ 180। देखो अदर्स की बात की जा रही है और कंपनी एस का हवाला दिया जा रहा है।
एस के अंदर जो अदर्स है, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है ये कितना है 180 आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कंपनी में वो कितने होंगे, क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। ये इतने परसेंटेज की वैल्यू इतनी है तो रिमेनिंग आप निकाल लोगे और आप टोटल भी निकाल दोगे, ठीक है। तो पहले आप ये देख लो कि ये वाला जो सेगमेंट है ये आपका यहीं तो आ रहा है, ये 60 पर है, ये 100 पर है, ठीक है। तो इसके बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपके आ रहे होंगे, यही तो आपको समझना है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये आ रहा है आपका 40%। अगर मैं इसमें लाइंस देख लूँ कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन आ रही है, मतलब 40% हो जाएगा 8 × 5। तो ये देखो 40% की जो वैल्यू है वो 180 दी गई है। तो 0 से ये ख़त्म कर दो, तो जो 4 की वैल्यू है वो आपकी कितनी दी गई है 18। 4% की वैल्यू 18 दी गई है। मुझे 100 निकालना है तो डायरेक्टली इसकी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ जाएगा यहाँ पर। तो इन द सेम वे इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये कितना आ जाएगा 200, ये हो गया 25 और 20 45, 450। तो 100% मतलब पूरे एस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 450 निकल कर आ जाएगा। तो ये भी अलग अलग सेगमेंट होते हैं, टाइप्स होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस दोस्तों इस फॉर्मेट में भी एग्जाम्स में बनते हैं, ओके। आगे हम फिर मिलेंगे इसके बचे हुए टाइप के साथ में। इसमें अभी हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, इसको मैं डिस्कस कराऊंगा। फिर हम मोर देन वन बार चार्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक सिंगल बार होता है, ठीक है। इसमें ही मोर देन वन बार चार्ट में कंपाउंड बार भी होता है, ओके। तो ये दोनों सेगमेंट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व वाले बनाएंगे जो कि इसी बुक से होंगे। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और SBI हो, IBPS हो, हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों एक फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप इसको जरूर बनाएं। ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको सभी को नीचे दिया गया है, और जो मॉक है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो आपको बनाते हुए भी काफ़ी मजा आएगा। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आप हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें एक एक करके मिलते जाएं। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करें।